आप सभी का यूजीसी सीईसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत है। लास्ट टाइम का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज राजनीतिक व्यवस्था उपागम और इसके उपरांत व्यवहारवादी उपागम का अध्ययन करना चाहेंगे। देखिए, जहां परंपरागत विद्वानों ने अपना ध्यान राज्य सरकार, संविधान और अन्य औपचारिक संस्थाओं पर केंद्रित रखा और इस उपागम ने, विशेष रूप से जो व्यवहारवादी उपागम है, इसने बदलती हुई परिस्थितियों में राज्य सरकार और संविधान जैसी औपचारिक संस्थाओं से आगे बढ़कर सोचने की शुरुआत की। इन्होंने औपचारिक संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं उसके बजाय ऐसे कौन कौन से कारक हैं, तथ्य हैं जो इन औपचारिक संगठनों के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, उस पर अध्ययन करना शुरू किया। और विशेषकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे बहुत से विचारक थे जिन्होंने औपचारिक संस्थाओं पे, जैसे कि कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीति की इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, उस पर बहुत ज्यादा बल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि सरकारों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत केवल औपचारिक संस्थाओं का ही समावेश नहीं होता, बल्कि इसमें प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक गतिविधि शामिल होती है। देखिए, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत या व्यवस्था उपागम, सिस्टम थ्योरी, विशेष रूप से डेविड ईस्टन ने दिया था। और डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए कहा था कि किसी भी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे कि उस समाज में कुछ बाध्यकारी अधिकारिक पूर्ण आवंटन होते हैं, यानी कि किसी भी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उस समाज में कुछ बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, अथॉरिटेटिव एलोकेशंस का अर्थ है नीति निर्धारण, और राजनीति को परिभाषित करते हुए डेविड ईस्टन ने यही कहा था कि पॉलिटिक्स इज एन अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है और राजनीति के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित की जाती हैं जो समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए बाध्यकारी हो। कहना मैं ये चाहता हूं कि केवल राजनीतिक सत्ता का उपयोग करने वाले व्यक्ति ही ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सभी के लिए मान्य हो। और हर पॉलिटिकल सिस्टम में, हर राजनीतिक व्यवस्था में कोई ना कोई बाध्यकारी शक्ति, बाइंडिंग पावर, बाइंडिंग अथॉरिटी अवश्य होती है, और ये बाध्यकारी शक्ति ही राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से अलग बनाती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, अन्य अनेक संस्थाएं निर्णय तो ले सकती हैं और नीतियां भी निर्धारित कर सकती हैं, परंतु इनके पास बल प्रयोग से अपने आदेशों को मनवाने का अधिकार नहीं होता। ठीक इसके विपरीत जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके पास सत्ता होती है, शक्ति होती है, और वो अपनी सत्ता और शक्ति के बल पर अपनी नीतियों को लागू करवा सकता है। इसीलिए ईस्टन ने कहा था, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में यदि हम गौर से देखें तो प्रत्येक देश का पॉलिटिकल सिस्टम हमें कुछ परिवेश से घिरा हुआ दिखाई देता है, जैसे सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश। और इन परिवेशों से घिरे होने पर पूरी समाज से कुछ निवेश जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में, मांग और समर्थन के रूप में, डिमांड और सपोर्ट्स के रूप में, और उसका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फिल्टर होता है, पुनर्निवेश होता है, और उपरांत इस विश्लेषण के उपरांत, इस फीडबैक एनालिसिस के बाद वही पॉलिटिकल सिस्टम जो निवेश जनता ने करा था पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, मांगों के रूप में और समर्थन के रूप में, उन्हीं मांगों और समर्थनों का विश्लेषण होने के बाद कुछ निर्गत निकलता है जिसमें हमें नीतियां और निर्णय दिखाई देते हैं। संक्षेप में कहना यह चाहता हूं कि डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने के लिए इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम का प्रयोग किया। इसे इनपुट एंड आउटपुट थ्योरी भी कहते हैं। उसका कहना था कि प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट्स के रूप में हमें डिमांड और सपोर्ट, मांग और समर्थन दिखाई देते हैं व्यवस्था में जाते हुए, और व्यवस्था में उसका एक विश्लेषण होता है, एक फीडबैक एनालिसिस होता है, और उसके उपरांत सिस्टम से जब बाहर निकलता है वो एनालिसिस के बाद, तो वो जो बाहर निकलता है उसे उसने कहा था डिसीजन और पॉलिसीज।
देखिए, जनता सरकार से अपनी बहुत तरह की मांगे रखती हैं और उन मांगों के साथ ही सरकार की बहुत सी बातों का समर्थन भी करती है। इन्हीं मांगों और समर्थनों का संसद में विश्लेषण होता है। मैं उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हीं मांगों का और समर्थनों का संसद में विश्लेषण होता है, बहस होती है, मंथन होता है, विचार होता है, मनन होता है और उसके बाद निवेश के साथ जो मांग और समर्थन आया था वही जब चिंतन होता है, मनन होता है, उसके उपरांत नीति और निर्णय के रूप में ये व्यवस्था से बाहर आता है और पुनः हमारे पर्यावरण में जो सामाजिक पर्यावरण है, राजनीतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण है, उसमें चला जाता है और फिर वहीं से दोबारा यही सब चीजें डिमांड के रूप में सिस्टम के अंदर दोबारा जाती है। देखिए, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर मायरन वीनर ने भारत के विभिन्न राज्यों की राजनीति का विश्लेषण किया था और उन्होंने हर राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का, हर राज्य को पॉलिटिकल सिस्टम का एक अंग माना है और साथ ही प्रत्येक राज्य को अपने में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था भी समझा है। देखिए, मायरन वीनर ने बिहार का, वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, पंजाब और कई सारे राज्यों की उपलब्धियों का विश्लेषण उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया था। देखिए, डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण के उपरांत ही डेविड ईस्टन का नाम व्यवहारवादी उपागम के साथ भी जुड़ा हुआ है और आप व्यवहारवादी उपागम को व्यवस्था उपागम का ही एक हिस्सा समझे। देखिए, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति में मुख्य रूप से मूल्यों पर बहुत ज्यादा, तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा था कि मूल्यों हमारे विचारों से जुड़े होते हैं, हमारे आदर्शों से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी मूल्यों को सत्यापन, मूल्यों का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए तथ्यों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यूरोप और अमेरिका में व्यवहारवादी क्रांति को, बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले विचारकों में डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल, जी आर्मल्ड तथा जेम्स कोलमैन का नाम बहुत फेमस है। देखिए, सभी व्यवहारवादियों ने राजनीतिक दलों, दबाव गुटों, जनमत और मतदान आचरण पर विशेष बल दिया। इन्होंने तथ्यों के संकलन के लिए बहुत सारी नई पद्धतियों को अपनाया, जैसे कि इन्होंने चुनाव परिणामों का समीक्षा करना शुरू किया, इन्होंने जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण करना शुरू किया और सभी व्यवहारवादी राजनीति को चूंकि एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया और मूल्यों को नकारने की बात कही थी, थोड़ा सा इग्नोर करने की बात कही थी। देखिए, यदि मैं इस उपागम पर आधारित कुछ प्रमुख रचनाओं को याद दिलाना चाहूं तो उसमें मायरन वीनर और रजनी कोठारी द्वारा एक संपादित पुस्तक है, भारत में मतदान आचरण, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। तो वहीं दूसरी ओर एडवर्ड शील्ड्स का एक बुक है, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, भारत में मतदान व्यवहार। इसी तरीके से देखिए, इन्होंने राजनीतिक जो एडवर्ड शील्ड्स का जो बुक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एडवर्ड शील्ड्स ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट्स का भी उल्लेख किया है। आज भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और पिछले आम चुनावों की तुलना में इस बार यदि वोटों की संख्या देखी जाए तो वो बहुत बड़ी हुई दिखाई देती है और भारत में आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में हमें धर्म और जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों को वोट डालते देखा जा सकता है। फिर भी बहुत सारे विकासशील देशों के विपरीत भारत में आज भी मतदाताओं में ज्यादा मैच्योरिटी, परिपक्वता देखने को मिलती है। देखिए, मतदान आचरण पर सामाजिक आर्थिक परिवेश का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि समाज का जो जातीय समीकरण है, जो वर्ग विभाजन है, जो क्षेत्रीयता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोक लुभावन नारे होते हैं, उनका भी बहुत असर पड़ता है। इसी तरीके से जो दलों की नीतियां हैं, जो दलों का संगठन है और राजनीतिक स्थिरता से जुड़े मुद्दे और चमत्कारी नेतृत्व का भी असर किसी देश की राजनीति पे देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। देखिए, राजनीति के व्यवहारवादी उपागम ने वास्तव में राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए राजनीतिक संस्थाओं के काम करने के तरीके को, उनके वर्किंग पैटर्न को, उनके वर्किंग मेथोडोलॉजी को, कौन कौन से फैक्टर कारक प्रभावित करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। आप यूं समझ सकते हैं कि राजनीति के व्यवहारवादी विचारकों ने
राजनीति के औपचारिक संगठनों के बजाय राजनीति के अनौपचारिक संगठनों पर ज्यादा जोर दिया। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बजाय इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा जोर दिया। यहां पर मैं एक चीज और गौर करना चाहूंगा जो पहले की भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की काउंटिंग कर सकते हैं, और वही इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम लोग प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ग्रुप्स, स्टूडेंट यूनियंस और कई सारी चीजों का जो राजनीति में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रखते, इसके बावजूद भी किसी भी देश की राजनीति को वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उन सभी संगठनों का, उन सभी समुदायों का अध्ययन समावेश किया जाता है औपचारिक संगठनों में। देखिए, औपचारिक संगठनों के अंदर जितने भी व्यवहारवादी हैं उन्होंने जनमत पर, मतदान आचरण पर, राजनीतिक संस्कृति पर, राजनीतिक समाजीकरण पर, देश का क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, वर्गीय ढांचा कैसा है, इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। देखिए, व्यवहारवाद के पश्चात हम लोग भारतीय राजनीति के मार्क्सवादी उपागम पर गौर करना चाहेंगे। देखिए, मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सिस्ट अप्रोच वाज बेसिकली गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। These are the two main thinkers of Marxist ideology। देखिए, जिस विचारधारा को आज मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है वह विशेष रूप से कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। थोड़ा सा अगर मैं गौर करना चाहूँ, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एक बुक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक लिखा था। वहीं एंगल्स, जो कि कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, उन्होंने द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक पुस्तक लिखी थी। इन दोनों के पश्चात लेनिन, स्टालिन, माओ तसे तुंग, जिसे इंग्लिश में माओ जेडोंग कहते हैं, और मार्शल टीटो ने भी मार्क्सवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त मार्क्सवाद में रोजा लग्जमबर्ग और ग्राम्स्की का नाम भी काफी उल्लेखनीय है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 में हुई थी, और 1936 के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिव हो गई थी। हालांकि वो और बात है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में साम्यवादियों ने कोई हिस्सा नहीं लिया। कहा जाता है कि ऐसा करने के पीछे जो कारण था वो रूस के साम्यवादी शासकों के निर्देशानुसार ऐसा किया गया था। और 1946 में जितने भी साम्यवादी थे भारत के, उन्होंने तेलंगाना कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में एक फूट पड़ गई, और पार्टी के एक बड़े धड़े ने पार्टी से खुद को अलग करके CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी साम्यवादी दल का निर्माण किया। और भारत के यदि मार्क्सवादी नेताओं और विचारकों का मैं जिक्र करूं तो उसमें कुछ लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं, जैसे A.S. डांगे, मुजफ्फर अहमद, A.K. गोपालन, नंबूद्रीपाद, M.N. रॉय, नलिनी गुप्ता, रजनी पामदत्त, हिरेन मुखर्जी, ज्योति बसु। देखिए, भारतीय राज्य के स्वरूप पर मार्क्सवादियों के यदि हम विचारों का अध्ययन करते हैं तो इस पर कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों की धारणा था कि राज्य एक निष्पक्ष और तटस्थ संस्था नहीं है। स्टेट इज नॉट अ न्यूट्रल और अ न्यूट्रल आर्बिटर। उनका कहना था कि राज्य वास्तव में सबका हित चिंतन नहीं कर सकता, वह केवल शक्तिशाली वर्गों के हितों की ही रक्षा करता है। और भारत के मार्क्सवादियों के भी यही मानना था कि राज्य एक वर्गीय संरचना है और वह केवल पूंजीपति वर्ग, देखिए पूंजीपति वर्ग के लिए मार्क्सवादियों ने बुर्जुआ शब्द का इस्तेमाल किया है। भारत के जितने भी मार्क्सवादी थे उनका भी यह कहना था कि भारतीय राज्य एक क्लास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और यह केवल कैपिटलिस्ट क्लास को ही सपोर्ट करता है। यही वजह थी कि मार्क्सवादियों का भी कहना था कि राज्य केवल पूंजीपति वर्ग के हितों को प्रोटेक्ट करने वाली एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। राज्य केवल पूंजीपति वर्ग के हितों को संरक्षण देने वाली एक कार्यकारी नहीं समिति है। देखिए, मार्क्सवादियों का मानना था कि देश में एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग है जिसमें मुट्ठी भर पूंजीपतियों को गिना जा सकता है, बड़े बड़े व्यापारिक घरानों को गिना जा सकता है, कुछ जमींदारों को, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को शामिल किया जा सकता है, और शासन के सभी अंग, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या ब्यूरोक्रेसी हो, इन पर समाज के प्रभावी वर्ग का स्पष्ट आधिपत्य देखा जा सकता है। नियम और कानून कहने के लिए तो अमीर और गरीब को समान समझते हैं, पर असल में
वे केवल शोषक वर्गों के हितों की ही रक्षा करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की ही रक्षा करते हैं। और जहां तक राज्य के वेलफेयर वर्क्स का प्रश्न है, कल्याणकारी कार्यों का प्रश्न है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या आवास संबंधी सुविधाओं का प्रश्न हो, पूंजीवादी राज्य इस तरह की सुविधाएं केवल इसलिए जुटाते हैं, ऐसा मार्क्सवादियों का कहना था कि पूंजीवादी राज्य इस प्रकार की सुविधाएं केवल इसलिए जुटाते हैं ताकि लोगों को शांत रखा जा सके, लोग शांत रहें। इनका मानना था कि वेलफेयर वर्क के बावजूद राज्यों के मूल स्वरूप में आज कोई अंतर नहीं आया है। देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अपने को ही मार्क्स और लेनिन का सच्चा अनुयायी मानती है और इस पार्टी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्रांति विरोधी कहा है। किंतु आज दोनों ही पार्टियां, जैसा कि हम जानते हैं, आज दोनों ही पार्टियां इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और डेमोक्रेटिक मेथड से उस स्थिति को बदलना चाहती है जिसके कारण उनका मानना है कि शोषण बढ़ता है। और अपने इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देखिए, लेफ्ट पार्टीज ने, जो वामपंथी है, उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। जैसे उनका मानना है कि धनी वर्गों पर टैक्स लगाकर उस आय का समाज के कमजोर वर्गों की ओर हस्तांतरण किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो आय सरकार को अमीरों से होती है उसका हस्तांतरण गरीबों की शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनकी आवास के लिए, उनकी वृद्धावस्था पेंशन के लिए, यानी राज्य को गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में इस आय का बड़ा हिस्सा खर्च करना चाहिए। दूसरा, सभी मार्क्सवादियों का मानना था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए, जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे अनाज है, तेल है, जो भी खाद्य पदार्थ है, उन सभी की आपूर्ति गरीब लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा सिस्टमैटिक वे में की जा सके। तीसरा, पब्लिक सेक्टर इकाइयों को मजबूत बनाया जाए। चौथा, इनका मानना था कि भूमि सुधारों को बहुत ही सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है और हदबंदी से ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण किया जाए और खेती के लायक जमीनों का ज्यादा से ज्यादा बंटवारा किसानों के बीच किया जाए। और जहां तक दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट, संधियों का प्रश्न है, वो संसद की स्वीकृति के पश्चात ही की जानी चाहिए। देखिए, यह मांग विशेष रूप से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में उठाई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, 1995 में भारत ने WTO विश्व व्यापार संगठन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को स्वीकार किया था, जिसके पश्चात कई मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में तेजी से अपने पांव पसारने लगी है। इसलिए वामपंथी का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन, विश्वव्यापीकरण यानी भूमंडलीकरण से रोजगारों में कमी और आय की असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसे इन्होंने नव उपनिवेशवादी विश्व व्यवस्था, न्यू कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया है। और इनका मानना है कि हमारी आर्थिक नीतियां वर्ल्ड बैंक, मल्टीनेशनल कंपनीज और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त इनका मानना था कि देश को नई दिशा में ले जाने के लिए औद्योगिक मजदूरों, किसानों और खेतीहर श्रमिकों को संगठित करने की बात होनी चाहिए। देखिए, इसके पश्चात हम लोग मार्क्सवादी उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। देखिए, श्रमिकों, किसानों और सामान्य वर्गों के हितों की बात करना बहुत अच्छा है और यह बात भी सही है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए फ्री ट्रेड के कुछ रिस्क हैं और खुले बाजार में देखिए, जो देश सस्ता माल बनाएगा उसको काफी सफलता हासिल होगी और सस्ता माल केवल वही देश बना सकता है जो विकसित तकनीकों को अपनाए, जहां श्रमिक ना केवल कार्यकुशल हो बल्कि अनुशासित भी हो। स्वाभाविक है कि अमेरिका, जापान, चीन और अन्य विकसित देशों के लिए वैश्वीकरण के लाभ बहुत ज्यादा सकारात्मक साबित हुए हैं, परंतु हमें यहां पर मार्क्सवादियों की कई सारी खामियां भी दिखाई देती हैं। देखिए, पहली खामी के तौर पे इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि मार्क्सवादियों का ये कहना कि राज्य केवल एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की कार्यकारिणी समिति है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई देता। देखिए, राज्य के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि केवल एक या कुछ शक्तिशाली वर्गों के हितों का ध्यान रख के राज्य अपना अस्तित्व बचा के रख सके। राज्य को बहुत सारे परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है, बहुत सारे लोगों के हितों और चाहतों के बीच में टकराव होता है, संघर्ष होता है और उस संघर्ष का समाधान भी राज्य को करना होता है। इसलिए ये सोचना कि राज्य केवल एक वर्ग का काम करेगा और बाकी जन कल्याण के कामों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा,
ये उचित दिखाई नहीं देता। दूसरा, देखिए, यदि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को अपनाया जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मजबूत बनाना होगा, और इन दोनों बातों का एक परिणाम होगा, वो ये होगा कि ब्यूरोक्रेसी के आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। और सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों के पतन का एक प्रमुख कारण ये भी था। तो इसलिए पूरी तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके अतिरिक्त देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था की आलोचना ही नहीं, बाजार अर्थव्यवस्था की बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। मार्क्सवादियों ने केवल पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना पर ध्यान दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी देशों में आज नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बजाय मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को लाया जा रहा है। और स्वयं आप चीन को देख लीजिए, चीन के कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था से आज दूर होता जा रहा है, और विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा के लिए चीन ने अपने दरवाजे पूरे विश्व के लिए खोल दिया है। इसके अतिरिक्त देखिए, वैश्वीकरण के ठीक है कुछ हानि भी है, परंतु इसके कुछ लाभ भी हैं। और वैश्वीकरण से हमारे उत्पादों में, यदि लाभों पे गौर किया जाए तो देखिए, वैश्वीकरण से हमारे उत्पादों के लिए विश्व के जो बाजार है वो खुल जाते हैं। वैश्वीकरण विदेशी पूंजी निवेश का मार्ग खोलता है, जो विकासशील देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज विकासशील या जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण की नीति को पूरी तरीके से बंद कर देना या उलट देना पॉसिबल नहीं है। हमारी केवल यही मांग होनी चाहिए कि हमारे श्रमिकों, कर्मचारियों और अन्य बहुत सी सेवाओं के लिए विश्व बाजार को खोला जाए, परंतु श्रमिकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। अभी हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, राजनीतिक विकास उपगम, इसे राजनीतिक विकासवादी उपगम भी कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच को बहुत लोकप्रिय बनाने का श्रेय जिन लेखकों को जाता है उनमें मायरन वीनर, जेम्स कॉलमैन, D.A. रोस्टो और जॉर्ज ब्लैकस्टीन का नाम बहुत मुख्य है। देखिए, मायरन वीनर ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की राजनीति को अपने स्टडी का फोकस बनाया था, और कई लेखकों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिनोनिमस समझा। बहुत सारे विचारकों ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का पर्याय माना है। दूसरे शब्दों में, जो व्यवस्था आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायक बने वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी या राजनीतिक दृष्टि से भी विकसित समझी जाएगी। देखिए, कार्ल फ्रेडरिक एक थिंकर थे, इनका इस विचार से बिल्कुल भी सहमत ये नहीं थे। कार्ल फ्रेडरिक का कहना था कि सोवियत संघ इस बात का सबूत है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ है वो इस बात का सबूत है कि निरंकुश शासन प्रणालियां भी आर्थिक और औद्योगिक विकास की शर्तों को पूरा कर सकती है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को विकसित या पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप नहीं माना जा सकता। देखिए, दूसरे विचारक आते हैं ल्यूशियन पाई। देखिए, ल्यूशियन पाई का कहना था कि राजनीतिक विकास को हमें 3 शब्दों के माध्यम से समझना चाहिए, या राजनीतिक विकास को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को वी कैन अंडरस्टैंड इन 3 पर्सपेक्टिव। These 3 words are equality, capacity and differentiation. उनका कहना था कि राजनीतिक विकास को 3 शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है: समानता, इक्वालिटी, क्षमता, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, यानी विशेषीकरण या विशिष्टीकरण इसे कहा जाता है। एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में समानता की भावना हम सभी को देखने को मिलती है, और सभी व्यक्ति राज्य के कार्यों में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। देखिए, क्षमता का अर्थ, कैपेसिटी का अर्थ यह है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो सार्वजनिक मामलों का उचित प्रबंधन करे, सभी तरह के विवादों को ठीक तरीके से निपटाए और जनसाधारण की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता स्वयं में हासिल करे। और देखिए, विशिष्टीकरण या विशेषीकरण का अर्थ होता है बहुत सारी शासन संरचनाओं का होना, जिससे हर संरचना एक विशेष कार्यों का संपादन करे, एक विशेष कार्यों को करे और अपने अपने क्षेत्र में निपुणता को, इफिशिएंसी को हासिल कर सके। कहना यह चाहता हूं कि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां किसी एक व्यक्ति या किसी एक निकाय के हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर विशेष कार्य के लिए एक विशेष योग्यता वाला निकाय होना चाहिए। ल्यूशियन पाई का विचार था कि किसी भी विकासशील व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उसमें समानता, क्षमता और विभेदीकरण, जिसे विशिष्टीकरण मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले,
इन 3 लक्षणों की खोज की जानी चाहिए और जिस मात्रा में इन लक्षणों का विकास हुआ है उसी अनुपात में कोई व्यवस्था उन्नत और विकसित मानी जा सकती है। देखिए, इसी दृष्टिकोण को यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच को यदि हम भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में देखें तो यहां पर मैं अतुल कोहली ने एक पुस्तक लिखी थी, एक एडिटेड बुक था उनका, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की सफलता का जिक्र करना चाहूंगा। इसमें उनका कहना था कि भारतीय लोकतंत्र को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन मानना गलत है। इट इज रॉन्ग टू अंडरस्टैंड इंडियन डेमोक्रेसी एज ए लेगेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। यदि ब्रिटिश शासन की देन ही होता तो पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकारें चल रही होती, लेकिन आपने देखा है पाकिस्तान में बहुत बार तख्ता पलट हुआ है, बलात् राज्य परिवर्तन हुआ, जिसे कॉपडिटेट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक शब्दावली है, बलात् राज्य परिवर्तन, जिसमें सेना आकर के लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करके स्वयं को देश का शासक घोषित कर देती है, जैसे कि परवेज मुशर्रफ के समय पर हुआ था। और भी कई सारे आर्मी के सैन्य अधिकारियों ने लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त करके खुद को शासन पर स्थापित कर लिया। देखिए, रजनी कोठारी का कहना था कि लोकतंत्र एक खास तरह की वैचारिक पृष्ठभूमि में पनपता है और इन्होंने ये भी माना कि जातीय भेदभावों और आर्थिक विषमताओं के बावजूद जो भारत की बहुलवादी परंपरा है और जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति भारत का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है और इसके फलने फूलने में, इसके विकास में देश के बहुत सारे मजहबों का योगदान रहा है और मुख्य रूप से इसके लिए हिंदू संस्कृति का सार तत्व उत्तरदायी है। देखिए, अतुल कोहली ने विभिन्नता में एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी की चर्चा करते हुए इस बात पर बल दिया कि भारतीय लोकतंत्र को संघीय ढांचे से बहुत ताकत मिली है और भारत जैसे विशाल देश में डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कंपलसरी था, एक विकेंद्रित ढांचा स्थापित किया जाना अनिवार्य था। भारत में संघीय शासन का जन्म उन प्रांतों को स्वायत्तता यानी राज्यों का दर्जा देने से हुआ जो ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीय सरकार के अधीन हुआ करती थी। देखिए, इस पूरे अध्याय में हमने विशेष रूप से भारतीय राजनीति को समझने के लिए उपागम को समझा कि उपागम का क्या अभिप्राय होता है। देखिए, उपागम हमारा एक नजरिया और दृष्टिकोण होता है किसी भी बात को या किसी भी घटना को समझने का। इसके पश्चात हमने परंपरागत उपागम और परंपरागत उपागम के अंतर्गत हमने सबसे पहले दार्शनिक उपागम, संस्थागत कानूनी उपागम का अध्ययन किया और ऐतिहासिक उपागम का भी अध्ययन किया और परंपरागत उपागम के पश्चात हम लोग आधुनिक उपागम की तरफ बढ़े और इसमें हमने समाजशास्त्री उपागम, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम और पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच को भी स्टडी किया और हमने मार्क्सवादी उपागम को भी पढ़ा। देखिए, सारे ही उपागम भारतीय शासन और राजनीति को समझने में हमें सहायता देते हैं, हमारे एक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करते हैं और आप इस पूरे लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि आगामी बहुत सारी परीक्षाओं में आप सभी को बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।